नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा एक बार फिर आपके लिए बुंदेली कोचिंग क्लासेस में एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें पढ़ना है हमें आज से क्षेत्र मिति, और ये क्षेत्र मिति का हमारा पहला चैप्टर होगा। देखिए, क्षेत्र मिति में हम क्या क्या पढ़ेंगे और हमें इसको बेसिक से समझना है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्र मिति में तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला तो आ जाएगा परिमाप, तीसरी चीज आ जाएगी क्षेत्रफल, और दूसरी चीज क्षेत्रफल होगी, जबकि तीसरी चीज हो जाएगी हमारी आयतन। ये तीनों चीजें अपने आप में अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं, थोड़ा सा इनके लिए हम समझते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप में हम देखेंगे यह एक विमीय आकृति है, यह एक विमीय है, जबकि क्षेत्रफल द्विविमीय होता है। जबकि क्षेत्रफल द्विविमीय है और आयतन देखें तो आयतन त्रिविमीय आकृति है। आयतन त्रिविमीय आकृति के लिए होता है। अब इनके लिए हम कैसे समझेंगे कि द्विविमीय और त्रिविमीय क्या होता है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बहुत छोटी चीज देखें जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि स्पेशल कुछ हम शेप देखते हैं। शेप का मतलब कुछ आकृति देखें हम, तो जैसे हम यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज। देखिए, जैसे कि हम ये त्रिभुज देखा, और त्रिभुज के अलावा भी हम अन्य आकृतियां बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक वृत्त भी बनाएंगे, वृत्त के साथ साथ हम एक वर्ग या आयत लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमाप क्या है। ये जो तीन आकृति आपके लिए बेसिक दिख रही हैं, ये जो तीन आकृति दिख रही, सबसे पहला तो है त्रिभुज, दूसरा है वृत्त और तीसरा है आयत। इनमें जो बाहर की जो लाइन है, जो हमें सफेद दिख रहा, जिसको हम सफेद कलर में देख सकते हैं, यह बाहरी लाइन है। परिमाप से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, सबसे पहले हम परिमाप लिखें। परिमाप का मतलब है परि से तात्पर्य होता है बाहर या बाहरी, और माप जो बाहरी माप है, जो बाहरी माप है उसके लिए हम परिमाप कहते हैं। जैसे मान के चलें, अगर आप त्रिभुज पर जाएं और त्रिभुज के देखें, यहां पर बिंदु है, कोई एक बिंदु लेके चलें, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। इस त्रिभुज में अगर हम ए से बी, बी से सी और सी से ए तक जाएं, पैदल चलें सफेद लाइन पर, या कोई भी चीज लेके चलें, तो जितनी इसकी लंबाई प्राप्त होती है उसके लिए हम परिमाप कहते हैं। और परिमाप हमेशा, देखिए यहां पर परिमाप हमेशा सीधा सीधा लिखा जाता है, या तो सेंटीमीटर में लिखेंगे हम, या तो मीटर में लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी यूनिट हो सकती है। इसके साथ में कभी वर्ग या घन नहीं लगाया जाता है, यह एक सिंगल यूनिट है। जैसे कि हम वृत्त में भी देख रहे हैं, वृत्त के चारों ओर यदि हम देखें, यदि हम वृत्त के चारों ओर देखें, तो इसमें भी देखिए एक सफेद लाइन, ये जो दिख रहा है, ये वृत्त की परिमाप। इसके लिए हम किसी भी एक बिंदु से शुरू करके वापस यदि घूमकर इसी बिंदु पर आ रहे हैं तो हम परिमाप पर चल रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, ये जो आयत है, यदि हम आयत को देखें तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इन चार भुजाओं की यदि हम जोड़ दें तो हमें परिमाप प्राप्त होती है। कह सकते हैं हम किसी एक बिंदु से चलना शुरू करें और इन चारों भुजाओं से चल के वापस यदि हम इसी बिंदु पर आते हैं और जितनी दूरी तय करते हैं वो भी हमारी परिमाप होगी। ये सामान्य सी चीज है जो मैं आपके लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके अलावा अगली जो चीज है वो देखेंगे हम, क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए,
अभी तो हमने देखा है इसमें परिमाप, अब समझना है क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल में यदि हम इन आकृतियों से समझें तो देखिए, मान के चलें ये कोई आयत है। इस आयत की लंबाई यदि हम मान के चलें कि ये 4 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इस आयत में लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ये जब भी कभी हम क्षेत्रफल निकालते हैं आयत का, तो हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, जिसमें लिखते हैं 12। अब देखिए, जब 12 प्राप्त होता है तो हम इसके लिए लिखते हैं 12 वर्ग सेंटीमीटर, या जो भी मीटर होगा, तो इसमें सेंटीमीटर दिया है तो हम इसके लिए सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। देखिए 12 सेंटीमीटर से क्या तात्पर्य है, 12 वर्ग सेंटीमीटर से तात्पर्य है कि 12 वर्ग मिले हैं, 12 वर्ग मिले हैं और प्रत्येक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए देखिए हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, या इसके लिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब देखिए, इसमें हमने कुछ वर्गाकार के कुछ खंड काटे हैं। जैसे मान के चले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यदि बराबर बराबर 1 सेंटीमीटर पर मार्क किया जाए और इनसे इस प्रकार से अगर हम वर्ग काटें या किसी प्रकार से वर्गाकार की आकृति को अलग करते हैं, तो हमें सेंटीमीटर के वर्ग में 12 सेंटीमीटर 12 वर्ग प्राप्त होते हैं। यही किसी भी आकृति का क्षेत्रफल होता है, या किसी भी जगह का इसी प्रकार का क्षेत्रफल होता है। तो हम क्षेत्रफल के लिए कह सकते हैं या कि वर्गों की संख्या, एक किसी यूनिट में जो वर्गों की संख्या है वह उसका क्षेत्रफल है। जैसे कि मुझे लगता है कि आपको क्षेत्रफल समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे आयतन। अब हम देखते हैं इसमें आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन के लिए हम लिखेंगे त्रिविमीय आकृति है। ये किस प्रकार की आकृति है? त्रिविमीय। ये त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय से तात्पर्य इसमें 3 विमाएं होती हैं, जैसे कि अभी हम क्षेत्रफल में देख रहे थे। क्षेत्रफल में हमने देखा था ये द्विविमीय आकृति है। इसमें 2 विमाएं होती हैं। 2 विमाएं से तात्पर्य है एक लंबाई और एक चौड़ाई। जबकि त्रिविमीय आयतन में हम कह सकते हैं, देखिए आयतन में 3 विमाएं होती हैं। सबसे पहली विमा है लंबाई, दूसरी है चौड़ाई और तीसरी है ऊंचाई। ये 3 विमाएं होती हैं आयतन में, इसीलिए आयतन एक त्रिविमीय आकृति है। अब उदाहरण के लिए हम समझते हैं, हम एक त्रिविमीय आकृति लेके चलें। इस त्रिविमीय आकृति में हम
देखिए इस आकृति में अगर हम समझें एक हमने इसमें कोई घन या घनाभ बनाया। इस घन या घनाभ में हम कह सकते हैं कि इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो है ऊंचाई, दूसरी है इसमें चौड़ाई, और तीसरी चीज इसको या तो हम लंबाई भी कह सकते हैं और चौड़ाई भी कह सकते हैं, ये हमारी लंबाई। इसमें हमने देखा कि इस आकृति में मुख्य रूप से तीन विमाएं हैं और इन तीन विमाओं के गुणनफल से हमें जो चीज प्राप्त होती है वो हमारा आयतन होता है। अब आयतन भी क्या होता है इसको भी समझते हैं हम। देखिए जैसे कि हम इसकी लंबाई मान के चलें कि लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों का गुणा करें आयतन के लिए। सिर्फ अभी हम समझ रहे हैं, इसके बाद में हम इसके फॉर्मूले भी देखेंगे। यदि हम आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, तो हम 10 गुणित 5 गुणित 10 करते हैं, तो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है 500। देखिए जब भी हमें आयतन प्राप्त होता है तो इसमें हम किसी न किसी एक यूनिट के लिए लिखते हैं, जैसे वर्ग है, घन है, तो आयतन हमेशा घन में लिखा जाता है, घन सेंटीमीटर। ये हमारा आयतन है। और आयतन घन में ही क्यों लिखा जाता है? देखिए घन का से तात्पर्य होता है 500 लिखे हैं, तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर लंबे चौड़े और ऊंचे 500 घन काटे जा सकते हैं इस आकृति से। इस आकृति से 500 घन काटे जा सकते हैं, ऐसे घन जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। अर्थात इस आकृति का या इस त्रिविमीय आकृति का जो आयतन होगा वह है 500 घन सेंटीमीटर होगा, जिसमें 501 सेंटीमीटर के घन काटे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि पढ़ना क्या है और इन त्रिविमीय आकृतियों में हम क्या क्या पढ़ेंगे। द्विविमीय और त्रिविमीय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकृतियां, कौन कौन सी आकृति पढ़नी है। इसमें जो पहली आकृति है वो हो जाएगी हमारी त्रिभुज। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? पहली चीज भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु से तात्पर्य है, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, सम का मतलब होता है बराबर। देखिए बाहु का मतलब होता है भुजाएं और सम का मतलब होता है बराबर। अर्थात ऐसी त्रिभुज की या 3 भुजाओं की आकृति जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। देखिए इसके लिए हम लिखें ऐसी 3 भुजाओं की आकृति, ऐसी 3 भुजाओं की आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसके लिए हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का एक चित्र बना के आपके लिए दिखाते हैं। जैसे कि देखिए ये हमने एक त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज की ये 3 भुजाएं हैं। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी। हम कह सकते हैं
कि इस नियम के अनुसार ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसे कि हम कहें a बराबर b, b बराबर c, ये तीनों भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर हैं, अर्थात ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगला देखेंगे हम, अब देखेंगे हम दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि अगर हम शब्द से देखें, शब्द का संधि विच्छेद करें तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसी आकृति या ऐसी त्रिभुज की आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर हों जबकि तीसरी भुजा बराबर ना हो, इसके लिए हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यदि इसी आकृति में हम देखें, जैसे कि हम एक आकृति और बनाएं, इस आकृति को हम समझते हैं। देखिए ये जो आकृति है, इस आकृति में ये जो भुजा है इसके लिए भुजा ए कहेंगे जबकि इसको भुजा बी कहेंगे। जब ए और बी भुजाएं आपस में बराबर, देखिए इस चित्र में हम देख भी सकते हैं और कह भी सकते हैं कि जो तीसरी भुजा है वो बराबर नहीं है, इसकी लंबाई ज्यादा है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी। ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए नियम कहता है। जैसे कि समझ में आया होगा, ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जबकि तीसरी भुजा बराबर ना हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी आकृति। पहली तो देख चुके हैं हम समबाहु, दूसरी भी हम देख चुके हैं विषमबाहु, सॉरी दूसरी समद्विबाहु। अब हमें तीसरी देखना है विषमबाहु। विषम का मतलब होता है जो आपस में अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो। विषमबाहु, विषम से तात्पर्य है जो भिन्न भिन्न हो। देखिए विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न भुजाओं वाली आकृति। इस आकृति में अगर मान के चलें, यदि हम देखें तो सबसे पहले हम एक आकृति लेके चलें, कोई भी जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं दी गई। तीन भुजाओं में हम कहें इसका मान ए है, इसका बी है और ये सी है। ये तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की जो भुजाएं, इस प्रकार के जो आकृति प्राप्त होती है तीन भुजाओं वाली, उसे हम विषमबाहु कहते हैं। इसको कहा जा सकता है ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है सी के। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, अर्थात इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये तो देखा हमने भुजाओं के आधार पर। अब देखेंगे हम कोणों के आधार पर कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं।
और मुझे लगता है कि क्षेत्रमिति में अभी कोण के आधार पर हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज जो है तो उसके लिए मैं समझा देता हूं। कोण के आधार पर सबसे पहला तो होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि हम इनके लिए समझ सकते हैं शब्दों से, जिसका एक कोण समकोण हो, अधिक कोण जिसका एक कोण अधिक कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारे त्रिभुज के आधार पर है कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, या त्रिभुज की आकृति से हम समझ चुके हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज की मैं एक आकृति बना के दिखा देता हूं। जैसे कि अभी हमने देखा है ये समकोण त्रिभुज है। अब हम देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण के लिए होगा। अब देखेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहला हम देखेंगे समकोण। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, ये 90 डिग्री का है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण तो समकोण या नहीं हो सकते, एक से अधिक नहीं हो सकता। तो जिसका कोई एक कोण समकोण है तो उसके लिए हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब अधिक कोण पर आ जाएं तो इसके लिए हम पहले मेंशन कर दें ये समकोण है। इसके लिए देखें तो ये अधिक कोण है, बल जबकि ये दोनों न्यून कोण है। तो इस त्रिभुज का नाम होगा, सबसे पहले इसका लिख दें समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और ये जो तीसरा है ये होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। देखिए न्यून कोण त्रिभुज की खासियत क्या है, या इसकी विशेषता होती है कि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं या न्यून होते हैं। न्यून का मतलब होता है छोटा। तो इस प्रकार से हमें ये त्रिभुज की तीनों आकृतियां मिली, और इन आकृतियों के लिए हम समझ सकते हैं कि इन आकृतियों से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के लिए मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं। इस तरीके से हम त्रिभुज समझ चुके हैं। अब त्रिभुज के बाद हमें वो आकृति पढ़नी है जिनके लिए हमें क्षेत्रफल या परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज सबसे पहले हम त्रिभुज खत्म करेंगे और त्रिभुज के बाद हम आगे की अन्य चीजें पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के लिए शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहली हो जाएगी हमारा परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप के लिए लिख दें, यहां पर लिख दे रहे हैं त्रिभुज की परिमाप। त्रिभुज की परिमाप हो जाएगी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, इसके लिए लिखा जाएगा a धन b धन c। ये त्रिभुज की परिमाप। अब त्रिभुज के बाद आती है त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अलग है, ये उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूले हैं जैसे कि परिमाप के लिए।
ये जो परिमाप का फॉर्मूला है इसको लिखा जाएगा, ये कहाँ यूज होगा, अगर आप समझ सकते हैं तो इसके लिए सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, यदि वो आपस में तीनों बराबर हैं तो इसके लिए तो लिख दें हम, यदि तीनों आपस में बराबर हैं तो इसके लिए लिखें समबाहु के लिए। समबाहु के लिए क्या होगा, ए धन, यदि भुजाएं एक ए है और अन्य तीनों भुजाएं भी बराबर हैं तो इनके लिए भी हम ए मान के चलेंगे। तो इस तरीके से जो तीनों भुजाओं की परिमाप मिलती है तो इसके लिए लिखा जाएगा 3a, ये 3a के बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की परिमाप। अब दूसरा देखेंगे हम इसी में विषमबाहु। विषमबाहु में हम कह सकते हैं, समद्विबाहु देखें पहले, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप के लिए हम देखेंगे तो जिसकी दो भुजाएं बराबर, जैसे कि यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर लिखें a बराबर है b जबकि बराबर नहीं है c, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, a धन a, क्यों, क्योंकि इसमें a जो b है वह a के बराबर है तो इसके लिए लिखा जाएगा a, और c तीसरी एक अलग भुजा है। तो इसके लिए हम सामान्य तरीके से समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है 2a धन c, या फिर c की जगह कोई भी भुजा हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि b और c बराबर हो या फिर a और c बराबर हो, तो इसके लिए आप खुद समझ सकते हैं या अपने मन से खुद बना सकते हैं कि जिन दो भुजाओं की बराबर है उनमें 2 का गुणा करके तीसरी भुजा जोड़ देनी। अब आता है विषमबाहु। तो विषमबाहु के लिए तो ये जो सबसे ऊपर लिखा है ये विषमबाहु के लिए ही लागू है मुख्य रूप से। ये विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप है। परिमाप के लिए तीनों सूत्र एक जैसे होते हैं, तीनों सूत्र लगभग एक जैसे हैं। ये तो निर्भर करता है कि भुजाएं कौन सी बराबर है कौन सी बराबर नहीं है, और हमें किसी भी तरीके से तीनों भुजाओं को जोड़ना है, चाहे वो बराबर हो या बराबर ना हो, तो हमें सीधी सीधी परिमाप प्राप्त हो सकती है। अब हम देखते हैं परिमाप में अगला वृत्त, इसके बाद में पढ़ेंगे बाद में हम क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसमें वृत्त। वृत्त नॉर्मली सब जानते हैं कि वृत्त एक ही प्रकार के होते हैं, वृत्त की कोई अलग प्रकार तो होते नहीं। तो वृत्त के लिए हम देखिए, ये जो वृत्त की परिमाप है, जो सफेद रंग से मैंने इसे मेंशन किया है सफेद रंग, तो इसको हम कह सकते हैं यह वृत्त की परिधि या परिमाप। गोलाकार आकृति के लिए हम परिधि के नाम से जानते हैं, जबकि चौकोर या भुजाओं के आधार पर हम उसके लिए परिमाप भी कहते हैं। तो जो वृत्त की परिधि या परिमाप होती है तो इसका फॉर्मूला होता है, यहां पर हम लिखते हैं या परिमाप, इसको लिखा जा सकता है 2 पाई r। ये 2 पाई r हमारे वृत्त की परिधि है। यदि आपके पास में त्रिज्या दी गई है तब, जब त्रिज्या r हो तब हमें ये फॉर्मूला लगाना। यदि हमें लिखा है इसी में दूसरी चीज, इसमें हमें व्यास दिया है, व्यास d दिया हो, तो हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर होगा पाई d। देखिए इसके लिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं,
वृत्त की जो परिधि है इसके लिए लिखा जाएगा पाई डी। पाई डी क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा अलग से समझेंगे हम। यहां पर देखिए, इसके लिए लिखा जाएगा डी बराबर होता है 2r। 2r का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। अब व्यास क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस वृत्त में देखें, यदि हम वृत्त में एक लाइन खींच देते हैं जो केंद्र से होकर जाती है, जिसे हम जीवा कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। यदि इसके मध्य बिंदु या इसको हम आधा कर दें, देखिए इसके केंद्र से अगर हम इसको दो भागों में बांट दें तो यह त्रिज्या में विभक्त हो जाती है, और त्रिज्या हमेशा व्यास की दुगनी होती है। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम 2πr देख लिए, 2r का मतलब होता है d, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं पाई डी। अब आगे देखेंगे हम, ये तो वृत्त के लिए देखा हमने। अब देखते हैं हम वर्ग और आयत के लिए। ये हमारा आयत होगा। अब हम इसमें एक वर्ग बनाते हैं। आयत और ये वर्ग। आयत की परिमाप सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये लंबाई है, जबकि ये चौड़ाई है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर होती है, तो इसके लिए हम सीधा सीधा भुजा मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आयत लिखें, आयत की परिमाप। आयत की परिमाप होती है, समझें हम, देखिए एक तो लंबाई ये है और दूसरी लंबाई इसके सामने है, तो इसको लिखा जाएगा 2 गुणित लंबाई, क्योंकि लंबाई 2 बार है। देखिए एक तो चौड़ाई ये है और दूसरी चौड़ाई इसके सामने है, तो इसके लिए लिखा जाएगा धन 2 चौड़ाई, 2 चौड़ाई। इस तरीके से हमने 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को जोड़ा है। तो जो आयत की परिमाप है ये हो जाएगा 2, बाहर ले लेंगे, लंबाई धन चौड़ाई। ये हमारे आयत की परिमाप है। अब हम देखेंगे वर्ग की परिमाप। वर्ग की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि मान के चलो ये जो एक भुजा है, ये भी भुजा है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इनकी कोई एक लंबाई चौड़ाई मेंशन नहीं होती है, तो इसके लिए हम भुजा मान के चलेंगे। यदि वर्ग की परिमाप निकालनी है तो इसको लिखा जाएगा वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। ये हमारा वर्ग की परिमाप का सूत्र है। ये मुख्य रूप से बेसिक 4 या 3 आकृतियां हो गई, त्रिभुज, वृत्त और आयत, वर्ग। ये मुख्य रूप से 3 है, इनकी हमने परिमाप देखी है और इनके बारे में हमने आज समझा है। तो अब हम देखेंगे अगले वीडियो में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के कुछ विशेष फॉर्मूले देखेंगे और इन फॉर्मूले के बाद हम पढ़ेंगे इनके सवाल जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पहले से सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। क्योंकि इसके बाद में अगले क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो स्पेशल रेलवे और एसएससी के लिए होंगे।